तड़के सवेरे मटियापुर गांव के किसान फसल की कटाई में जुटे हुए हैं। इस बार तो हमारे बर्फ के ठंडे गांव में धान की उपज कितनी ज्यादा हुई है। इसमें तो हमारा परिवार साल भर खाएगा और कई बोरी शानदार बेच भी लेंगे। मगर चारों तरफ से खेत में बर्फ जमी देखकर गोपी चिंता करते हुए, मगर किशन, सारी धान की बालियां तो बर्फ से भीग गई हैं। कहीं अनाज पानी से सड़कर खराब हो गया तो कौन दाम देगा? गोपी तो भूल गया, हमारा मटियापुर गांव साधारण नहीं बल्कि जादुई ठंडा बर्फ गांव है। कहते हुए किशन जैसे धान की बाली छूता है, पूरे खेत से बर्फ छाटने लगता है। बर्फीली ठंडी ठंडी बयार से फसलें लहलहा उठती हैं। आज तो इस तालाब के किनारे कितनी ज्यादा बर्फ जमी है, बीच में जाकर जाला डालता हूँ। मछुआरा नाव तैर कर तालाब की गहराई में लाता है। बर्फ के ठंडक से मछलियां ऊपरी सतह पर गोता लगा रही थी। अरे वाह, आज तो तालाब में कितनी बड़ी बड़ी रोहू, कतली, मांगुर, सिंघी सब मछलियां हैं। जल्दी से जाल डाल देता हूँ। थोड़ी देर बाद मछुआरा जाल खींचता है तो मछली से लबालब भरने के चलते फटने लगता है। इतनी मछलियां तो मैंने कभी नहीं पकड़ी थी जितनी कि आज पकड़ी है। सब कुछ इस जादुई ठंडा बर्फीले गांव की देन है। अब तो कुएं पर कितनी ज्यादा ठंडक होने लगी है और पानी भी नहीं सूखता है। सच में जब से हमारा गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हुआ है, बड़ा सुख चैन है। वरना पिछले कुछ सालों में अंगारों जितनी गर्मी गिरती थी। जहां अगल बगल में बसे गांव में भीषण गर्मी ने भूचाल मचा रखा था, इस गांव में मई जून में बर्फ कैसे पड़ रही थी। और इतनी तगड़ी गर्मी में सबके घर, कुआं, तालाब, खेत सब कुछ ठोस बर्फ का कैसे बना था। क्या इस जादुई बर्फीले ठंडे गांव में बसे लोग शुरुआत से इतने खुशहाल थे? आइए देखते हैं। जहां चिलचिलाती गर्मी में गांव की बहुएं कुएं पर बर्तन मांज रही थी। हाय हाय, इस निगोड़ी गर्मी ने हम गांव वालों का जीना मुहाल कर दिया है। सही कहती हो रत्ना, इस गर्मी ने बड़ा सता रखा है। देखो जरा, अभी बर्तन मांज कर छोड़े नहीं कि तपने लगा। गर्मी के कहर से परेशान बहुएं जैसे पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालकर बाहर निकालती हैं, तभी मनोरमा। हे भगवान, आज कुएं में से कितना चुल्लू भर पानी निकला और कितनी काई जमी है। इतने में तो बर्तन भी नहीं खंगालेंगे। गर्मी के चलते कुआं सूख गया है। जब ये कुआं जमीन से पानी नहीं सींच सकता तो उसे भरवा देना चाहिए। सब आपस में कुरकुरा रही थी, तभी गांव की सबसे पुरनिया गोदावरी दादी आती हैं। इस कुएं के सूखने की जिम्मेदार तुम सब हो। कुछ साल पहले तक कुएं का पानी कितना मीठा था, मगर तुम लुगाइयों यहीं पर मांस मछली के बर्तन मांजती हो और कूड़ा करकट भी कुएं में डाल देती हो, इसीलिए सूख गया कुआं। गोदावरी का ताना कसना बहुओं को तीखी मिर्ची की तरह लगता है, तभी सरला, अरे तुम सब इनसे बतियाने में समय खराब मत करो, घर जाकर खाना पीना भी बनाना है। ये तो एक टाइम का सत्तू खाकर काट लेती हैं पूरा दिन। मुंह ऐड कर सबकी सब गंगा नदी पर आती हैं, जिसमें दूध जितनी सफेद धारा बह रही थी। और गंगा नाम की एक लड़की किनारे पर कैश धोते हुए गुनगुना रही थी। तुझे बुलाए मेरी राह, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन में तेरा दर्पण के तुझको मुक्ति यहीं मिलेगी। गंगा ये तेरी है फिर हो कैसी देरी है। आ जा रे अब आ भी जा, हो आ भी जा। बड़ी ही मीठी आवाज है तुम्हारी, लेकिन आज से पहले तुमको मटियापुर गांव में देखा नहीं है। इस गंगा के पार मेरा गांव है, वहाँ नदी सूख गई है, इसलिए नहाने आई हूँ। ये सुनते ही नदी पर भरे मछुआरे, धोबी, मवेशी जो कि गाय भैंसों को नहला धुला कर नदी दूषित कर रहे थे, दांत पीस कर कहते हैं, ये क्या मतलब है? तुम्हारे गांव की नदी सूख गई जो तुम मुंह उठाकर हमारे गांव की नदी का इस्तेमाल करने आ गई। हमारे गांव में इतने परिवार हैं, सबके ही पानी का खर्चा है और तुम बाल धोकर गंगा जी को मैला कर रही हो। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप भी पशुओं का मल मूत्र इस गंगा में साफ करके इसे मैला ही कर रहे हैं। इस पर गंगा में डुबकी लगाता पंडित झल्ला कर बोलता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ओ लड़की, चल निकल इस नदी से। गर्मी के चलते पानी की इतनी किल्लत है और इस नदी में नहाकर ही तो हम गांव वालों को गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है। सब लोग दुत्कार कर गंगा को नदी से निकाल देते हैं। तभी गोदावरी,
तुम सब लोगों के अंदर थोड़ी दनाई विचार नहीं है क्या? किसी को गंगा में स्नान करने देना पुण्य कमाना होता है। गोदावरी काकी, आप ये ज्ञान हमें मत बांटिए। रात भर जाला डाल कर बैठा हूँ, एक मछली नहीं फंसी। हम गांव वाले अपने भाग्य से खा रहे हैं, गंगा मैया नहीं खिला रही हमको। यूं ही समय गुजरता है जहाँ किसान नदी से खेती सींचते, मछली पकड़ते और औरतें घरेलू कामकाज करके कूड़ा करकट कर देती हैं। तभी एक दिन, मम्मी मम्मी मुझे खुजली हो रही है, चींटी काट रहा है, नदी पर चलो ना। अरे मेरी पिंकी रो मत, मैं तुझे नदी पर से नहला लाती हूँ, चल। मनोरमा बहू, मेरे भी कपड़े ले चल। वैसे भी आज आषाढ़ का शुभ नहान है, गंगा में डुबकी लगाना अच्छा होता है। इस चिलचिलाती गर्मी ने चैन चुरा रखा है। पूरा गांव नहाने के लिए नदी पर आता है, जहां गंगा नदी को साफ सुथरा कर रही थी, पाखंडी पंडित आग में घी डालते हुए। हे गंगा मैया, अरे देखो गांव वालों, ये निर्लज्ज लड़की नदी में नहा रही है और देखो इसके पूरे बदन पर तो कोढ़ निकला है, छुआछूत फैला दिया इसने। जी नहीं, मैं कोढ़ी नहीं हूँ, बस नदी की सफाई कर रही थी। मैं तो कहती हूँ पत्थर से मारो इसको। पूरा गांव मिलकर गंगा को पत्थर मार कर लहूलुहान कर देता है। तभी वो देवी का रूप धारण कर लेती है। तुम सब लोभी और छली कपटी हो। मैं इस धरती पर कितना पावन पानी लेकर उतरी थी। मैंने सदा इस समस्त गांव की गंदगी को खुद में समाया, मगर आज तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस गांव को मेरा श्राप है। आज के बाद इस गांव में गर्मी का कहर बरसेगा। तुम मिट्टी में पसीना बहाओगी, लेकिन धरती तुम्हें उपज नहीं देगी। तुम और तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा घराना एक बूंद जल के लिए तरसोगे। देवी गंगा के श्राप के चलते मटियापुर गांव में सूखा पड़ जाता है। सबके घर उजड़ जाते हैं, बंजर पड़कर धरती फट जाती है। पूरा गांव गर्मी से त्राही त्राही करता है। पानी पानी, माँ मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजू को छटपटाते देखकर रत्ना छाती पीट कर रोने लगती है। किशन जी कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा राजू मर जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। किशन धरती खोदता है, मगर पानी नहीं मिलता। धरती के अंदर भी एक बूंद पानी नहीं है। ये गर्मी का कहर हमें खा जाएगा। हमारे गांव से गंगा और समस्त देवी देवता रूठ गए हैं। अपने पापों से मन फिराओ और तौबा करो। हम सब मर मिट नहीं गए, ये गंगा मैया की करुणा है। पूरा गांव नदी किनारे आता है, जिसका पानी श्राप के असर से काला गटर जैसा था। सब मिलकर उसे साफ करके कई दिनों तक विलाप करते हैं। तभी देवी गंगा जैसे ही नदी के बीचों बीच प्रकट होती है, नदी का पानी स्वच्छ शुद्ध होकर किसी हीरे की तरह चमक उठता है। तुम सबने अपने पाप मान लिए, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? देवी गंगा, हम सबके घर उजड़ गए, गांव की जमीन अंगारों जितनी सुलग रही है। अब आप ही हमारी तारनहार हैं। बस कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा ये गर्म तपता गांव ठंडा हो जाए। देवी गंगा, हम सबके घर उजड़ गए, गांव की जमीन अंगारों जितनी सुलग रही है। अब आप ही हमारी तारनहार हैं। बस कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा ये गर्म तपता गांव ठंडा हो जाए। जल सूखने के कारण धरती भी बंजर पड़ी है, फसलें जल गई, धूप से कुछ कीजिए। गंगा माता सब आपसे कुछ न कुछ मांग रहे हैं। क्या मैं भी आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अवश्य पुत्र, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक अच्छा सा फ्रिज चाहिए ताकि मैं उसमें बर्फ जमा कर गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी पाऊँ और ठंडी ठंडी बर्फ का गोला, आइसक्रीम और दही जमा कर खाऊं। आज से इस गांव की तपती धरती को मेरा वरदान है कि यहाँ आग बरसती गर्मी आज के बाद बर्फ बरसाएगी और 12 मास ये गांव ठंडा बर्फ वाला गांव रहेगा, जहाँ तुम और तुम्हारे बाल बच्चे तृप्त रहोगे। देखते ही देखते गर्मी से गांव की जलती जमीन की मिट्टी ठोस बर्फ की बन जाती है। इसके साथ ही सबके घर बर्फ के हो जाते हैं। कुएं तालाब बर्फ के बन जाते हैं और उसके अंदर लबालब ठंडा शीतल जल भर जाता है। अपने गांव में इतनी ठंडक देखकर गरीब गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। देखो देखो गांव वालों, हमारा गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हो गया। खेत खलियान बर्फ की चढ़ी चादर कितनी सुंदर लग रही है। सब कुछ कितना मन भावना है।
पूरा गांव अपने अपने जादुई बर्फ के घर में चला जाता है, जो कि इग्लू जितने ठंडक भरे थे। आहा, ये जादुई बर्फ का घर तो पहले के जुग जमाने की मिट्टी के मढ़ई जितने ठंडे हैं, अब जीवन कट जाएगा। बर्फीले ठंडे गांव में अब गर्मी का कोहराम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। पूरा गांव रात में खा पी कर अपने अपने बर्फ के घरों में मीठी नींद सोता है। वहीं आसमान से रात भर बर्फ बरसती है। देखो किशन भाई, अभी 2-4 दिनों पहले ही हमने अपने खेत में धान के बीज लगाए थे और फसल भी फूट गई। क्योंकि अब हमारी धरती ठंडी रहने लगी है। इस साल देखना, हमने जितना बीज बोया है उसका दुगना फसल काटेंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वैसे जब से हमारे गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हुआ है, दिन दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं, खटनी महसूस नहीं होती। इसी तरह जादुई बर्फ के ठंडे गांव के निवासी की दिनचर्या अच्छे से चलती है, जहां बर्फीले तलब से धोबी, मछुआरा, मवेशी सब खुशहाली में गुजर बसर करते हैं और गांव में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सम्मान सत्कार देते हैं। अरे वाह, इतने सारे मीठे मीठे रसीले आम! मैं कब से इतने सारे आम खाना चाहती थी। अरे ये तो अल्फांसो मैंगो है, और ये लंगड़ा और दशहरी। क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। हाँ, तीनों एक साथ उठाकर खाती हूँ। सौम्या तीनों तरह के आम को उठाकर खाती है। उसका रस टपक कर कपड़ों पर गिर जाता है। तभी उसकी माँ उसे कच्चा बैंगन तुरई खाता देख बोलती है, सौम्या सौम्या, तू ये क्या कर रही है? सौम्या, होश में आ, खुली आंखों से आम के सपने देखना बंद कर। आहा भाई, आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी सुमन उसके हाथ से बैंगन तुरई हाथ मार के गिरा देती है, जिससे सौम्या होश में आ जाती है। अरे माँ, ये क्या किया आपने? मैं इतना टेस्टी आम खा रही थी, गिरा क्यों दिया? गधेड़ी, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर। वो देख, तू बैंगन तुरई एक साथ खा रही थी, वो भी कच्चा। ये आम नहीं है। क्या? मैं सच में ये खा रही थी। मैं आम के पीछे बहुत दीवानी हो गई हूँ माँ। मेरा इस गर्मियों के मौसम में आम खाने का बहुत मन है, लेकिन आम इतना महंगा है कि हम जैसे गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। आम का जूस भी 50 रुपए का आता है। माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ अकेले तेरा ध्यान भी नहीं रख पा रही है। तेरी गरीब माँ तुझे आम भी नहीं खिला पा रही, लेकिन तू देखना, मैं तेरी ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ सिर्फ आम के बगीचे ही बगीचे होंगे। तू दिन रात आम खाएगी, तेरा यह आम खाने का सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा ना? हाँ मेरी बच्ची। सुमन ये कहती है। इतने में झोला लिए पंडित जी पहुँचते हैं। राम राम सुमन बहन, तुम्हारी बेटी के लिए एक अमीर घर का रिश्ता लाया हूँ। उन लोगों का आम के बगीचे का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम हाँ करो तो बात आगे बढ़ाएं। ये देखो लड़का। अरे वाह, लड़का तो हीरा है, हीरा। और उसका आम का बगीचा भी है। लगता है अभी अभी मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी थी। हमने कहा नहीं कि उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेज दिया। पंडित जी, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुन पंडित वहाँ से जाकर अमीर घर में रिश्ते की जुड़ने की बात बता देता है। वहीं सौम्या भी बहुत खुश होती है। फाइनली माँ, मुझे एक ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ मैं ढेर सारे आम खा सकती हूँ। वहाँ आम की कोई कमी नहीं है। हमारी गरीबी के चलते हम गर्मियों में सस्ते आम भी नहीं खा पाते थे, और अब देखो, अब तो मेरी बच्ची आम के बगीचे में राज करेगी और ढेर सारे आम खाएगी। कुछ ही हफ्तों में सौम्या की धनुष से धूमधाम से शादी हो जाती है और ससुराल वाले खुशी से उसका स्वागत करते हैं। तभी 2 नौकर आम की पेटी लाकर वहाँ रखते हैं। आम की खुशबू सूंघ बहू हाथ में आम उठा लेती है। अरे वाह, इतने सारे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे, और इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। माँ जी, क्या ये खास आम की पेटी मेरे लिए आई है? मेरा तो मन कर रहा है अभी खाना शुरू कर दूं। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी मत करना। ये तुम्हारे लिए आम नहीं आए हैं, ये हमें किसी को सालगिरह के तोहफे के रूप में देने हैं, इसे वापस रख दो। भाभी, शायद आप गरीब घर से आई हो, इसीलिए पहली बार इतने सारे आम देख रही हो। मैं तो बचपन से ही आम के बगीचे में बड़ी हुई हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वंशिका, ऐसे नहीं बोलते। अरे पापा, मैं तो बस यूं ही। बहू, गर्मी बहुत है, तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। तब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। तब सास उसे बड़े से आम के बगीचे में ले जाती है, जहाँ हर पेड़ पर अलग अलग तरह के आम लगे हुए थे, तो कुछ कच्चे भी थे। माँ जी, हमारा आम का बगीचा तो बहुत बड़ा है। बहू, तो सोच भी नहीं सकती है ये जगह कितनी बड़ी है। यहाँ 101 आम के पेड़ हैं, तो सोच जमीन कितनी बड़ी होगी, और हमारा बिजनेस। खैर, यहाँ से कुछ आम तोड़ ले, जिसकी आज तू पहली रसोई बनाएगी। ऐसा कर, खट्टी मीठी आम की लौंजी बना दे, और मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, और बाकी का नॉर्मल खाना।
जी माँ जी। सौम्या आम तोड़ने जाती है कि घर के नौकर जाकर उसे कुछ कच्चे और पक्के आम तोड़कर दे देते हैं, जिससे सौम्या खुशी खुशी मैंगो आइसक्रीम, लौंजी और शेक बनाने के साथ पराठे बना देती है, जिसे सब खाते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, आम के सीजन में आम की लौंजी के साथ पराठे खाने में बहुत मजा आता है। ये मेरी माँ बचपन में बनाकर मुझे खिलाया करती थी। मुझे तो और चाहिए, जरा तू और दे दे। और बहू मुझे भी दे। मेरा भी ये सब खाने का मन है। जल्दी से ये सब लोग खाना खा ले, उसके बाद मैं आम वाली चीज खाऊंगी। जी माँ जी, लीजिए। भाभी, मेरा 2 ग्लास के मैंगो शेक से कुछ हुआ नहीं, 2 ग्लास और दे दो ना। और सौम्या, वो सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। जानता हूँ तुमने अभी खाई नहीं होगी, पर तुम बाद में खा लेना, मुझे ऑफिस भी जाना है। जी कोई बात नहीं, यहाँ आम की कमी थोड़ी है, मैं बाद में खा लूंगी। पहले आप सब खा लीजिए और ये लो वंशिका, जूस पी लो। पराठे रखे हैं, मैं मिर्च के अचार से खा लेती हूँ। अरे बहू, अचार से याद आया, हमारे घर में आम का अचार तो बना नहीं है, अब तू आ गई है तो बना दे। जी माँ जी। बेचारी आम की दीवानी सौम्या के लिए घर में आम से जुड़ा कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता और मजबूरन मिर्च पराठा खाकर वो काम चलाती है। फिर कच्चे आम काट काट कर इसका मसाला तैयार कर आम का अचार बनाकर धूप में डिब्बे में डालकर छोड़ देती है। अगले दिन सास, बहू देखो, और आम की पेटी आई है, ऐसा कर ज्यादा तादाद में आज आम से जुड़ी 2-4 चीज बना ले। जी माँ जी, मैं सबके लिए मैंगो मस्तानी, मैंगो जूस, मैंगो चटनी और मुरब्बा बना लेती हूँ। अरे वाह, सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत जल्दी बना ले अब तो। सौम्या रसोई में जाकर पूरे आम की पेटी के आम छीलकर एक पतीले में मैंगो मस्तानी बनाती है और दूसरे में मैंगो जूस और बाकी की चीज भी तैयार कर देती है। ये सब बनाते बनाते उसे रसोई में पसीने आ गए थे। वो थोड़ा सा चख लेती है। वाह, ये सब मैंने कितना टेस्टी बनाया है, आज तो ज्यादा भी बना, आज मैं खा लूंगी। कुछ देर बाद सास ससुर के रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसके बाद सौम्या के लिए आम की कुछ भी खाने की चीज नहीं बचती। अब ससुराल वाले और बाकी के लोग खा जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ससुराल वाले अपनी पसंद के अलग अलग वैरायटी आम की बनवाकर खुद खा जाते हैं, लेकिन सौम्या को कुछ नहीं मिलता। इसी बीच सुमन उससे मिलने ससुराल पहुंचती है, जहां डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब मैंगो आइसक्रीम खा रहे थे। भाभी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनी है, एक बार और दे दो। हाँ हाँ, ये लो ना। तभी वंशिका के हाथ से आइसक्रीम की कटोरी गिर जाती है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया, अभी मुझे और खाना था। भाभी, अपनी वाली आइसक्रीम दे दो ना, आप और बना लेना। लेकिन वंशिका, ये मेरा हिस्सा है और अब आइसक्रीम बनने में 3-4 घंटे लगेंगे, ये मैं खा लेती हूँ, तुम तो खा चुकी हो ना। बहू, तू जिद क्यों कर रही है, दे दे उसको। जी माँ जी, ये लो वंशिका। माँ, आप कब आई? सौम्या भागी भागी अपनी माँ के गले लग जाती है। अनुराधा उसके आंसू पोंछती है। क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? वो माँ, आपको इतने टाइम बाद देखा तो आंसू रोक ही नहीं पाई। अरे समधन जी, आइए आइए आइए, बैठिए। जाओ बहू, अपनी माँ को भी अपने हाथ का बनाकर कुछ खिला दो। ऐसा करो, आम रस बनाकर दे दो। बहू ससुर की बात सुनकर रसोई में आमरस बनाकर सबको और अपनी माँ को देती है। इसी बीच भी वह आमरस पीने की कोशिश करती है कि पड़ोसन आ जाती है। और ये अनुराधा अकेले अकेले सबके साथ आमरस पी रही है, मुझे नहीं देगी? अरे बहू, और आमरस रखा है क्या? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नहीं माँ जी, ये लास्ट कटोरी है। कोई बात नहीं, तू बाद में पी लेना, ये इनको दे दे। ठीक है माँ जी। आंटी जी, ये लीजिए। पड़ोसन आमरस पीती है। सौम्या आंसू छुपाने कमरे में जाती है कि गरीब माँ अपनी बेटी के आंसू देख बर्तन रखने के बहाने कमरे में पहुंच जाती है। सौम्या देख, यहाँ कोई नहीं है, सच बता, तू अपने ससुराल में खुश नहीं है क्या? मैंने तो तुझे आम के ससुराल इसलिए भेजा ताकि तू खुश रहे यहाँ पर, लेकिन तू दुखी है। मैंने सोचा यहाँ तू बहुत सारे आम खा रही होगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे आम का एक कतरा खाने को नहीं मिला। मैंने 50 चीज बना दी होंगी, कभी खुद खा जाते, कभी गिरा देते, कभी पड़ोसी रिश्तेदार को दे देते, लेकिन मुझे नहीं। क्या ये लोग तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। लगता है मैंने गलती कर दी तुझे ऐसे ससुराल भेजकर। सोचा था खुश रहेगी, लेकिन नहीं, तू तो दुखी है। तभी सुमन सौम्या का सामान पैक करवा कर उसे ले जा रही होती है तो घर वाले पूछते। फिर सुमन ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है। अरे मैंने कितने अरमान से अपनी बेटी को इस घर भेजा था कि वो खुश रहेगी, लेकिन आपको तो उसकी खुशी क्या, उसके खाने पीने तक का होश नहीं है। बस अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर। सुमन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने आम खाने की खुशी में बहू को ही भूल गए। देखिए, भले ही आप माफी मांग लो, लेकिन मेरी बेटी का दिल दुखा है और उसे मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहती हूँ। चल सौम्या। सुमन अपनी बेटी को अपने घर ले जाती है। मायके में सौम्या का मन नहीं लगता। हफ्ता गुजर जाता। वहीं ससुराल वालों को भी सौम्या के ना होने से अकल आ जाती है। माँ, अब उसके ना होने से पता चल रहा है कि वो हमारा यहाँ कितना ख्याल रखती थी।
आम की कितनी सारी चीज बनाकर देती थी। चलिए हम उसे लेने चलते हैं। हाँ बेटा चल। अनुराधा और धनुष आम की 5-6 पेटी लेकर सौम्या के मायके पहुंच जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें सौम्या की कमी का एहसास हो रहा है। आगे से ऐसी गुस्ताखी हम कभी नहीं करेंगे। प्लीज उसे भेज दीजिए और तोहफे में आपके लिए ये है। ठीक है दामाद जी, इसी शब्द के ऊपर मैं अपनी बेटी को आपके पास भेज रही हूँ। जा सौम्या। तब सौम्या अपने सास और पति के साथ वापस आम के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वह ढेर सारी आम की बनी हुई चीज ससुराल वालों के हाथ से खाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।